नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। आज की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, आज हम रसायन के अध्याय 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना का अध्ययन करेंगे। अब ये रासायनिक आबंधन की परिभाषा क्या है ना? रासायनिक स्पीशीज में उनके घटक परमाणुओं, अणुओं, आयनों इत्यादि को संलग्न रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे कोई भी परमाणु संयोग करता है और वह अणु का निर्माण करता है। अणु में उपस्थित परमाणु जिस आकर्षण या शक्ति या बंध से जुड़े होते हैं वही रासायनिक आबंध कहलाता है तथा इस रासायनिक बंध बनने की प्रक्रिया को ही हम रासायनिक आबंधन कहते हैं। परमाणुओं के संयोग से अणु बनने में ऊर्जा की कमी होती है, अतः परमाणु संयुक्त अवस्था में अधिक स्थायी होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का परमाणु हाइड्रोजन के ही परमाणु से संयोग कर रहा है। एक H लिखा है मतलब एक परमाणु, दूसरा H लिखा है वह दूसरा परमाणु, और इन्होंने आपस में संयोग किया और H2 बनाया। आप ध्यान देते होंगे कि हम हाइड्रोजन को H नहीं लिखते हैं, हम उसको H2 लिखते हैं जो कि हाइड्रोजन के अणु को प्रदर्शित करता है। अब कहीं आपने लिखा है हाइड्रोजन गैस और आपने लिख दिया H, लेकिन आपकी शिक्षिका आपको बहुत तेजी से डांटती है कि आपने तो ये हाइड्रोजन को सही तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं किया है। तो आप पूछते हो क्या बात है, क्या गलती है मैडम इसमें? तो मैडम ने कहा कि इसको H2 लिखना है। अब आपके मन में प्रश्न आता है कि H2 क्यों लिखना है? तो ये H2 लिखने का कारण इतना सीधा सा नहीं है। मैं कहूं कि नहीं मैडम, मैं 2 दूनी 4 लिख देता हूं, इसको 4 लिख देता हूं या 4 लिख सकती हूं। तो यही प्रश्न आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका बनाते हैं। कैसे, क्या कारण है? अब मैं यहाँ आपको एक आपकी ही पाठ्य पुस्तक से एक कंसेप्ट बता रही हूं कि द्रव्य एक या विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है। कौन सा द्रव्य? जिसको हमने यौगिक कहा, मैटर कहा, है ना। अब सामान्य स्थितियों में उत्कृष्ट गैसों के अलावा अन्य कोई तत्व एक स्वतंत्र परमाणु के रूप में विद्यमान ही नहीं होता है। यदि हम H अकेले लिख रहे हैं तो वह रिप्रेजेंट कर रहा है परमाणु को, और वह साथ ही ये बात है कि स्वतंत्र परमाणु के रूप में प्रकृति में वह विद्यमान ही नहीं है। वो किसके रूप में विद्यमान है? अणु के रूप में। परमाणुओं के समूह विशिष्ट गुणों वाली स्पीशीज के रूप में विद्यमान रहते हैं। परमाणुओं के ऐसे समूहों को अणु कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप में कोई बल अणुओं के घटक परमाणुओं को आपस में पकड़े रहता है। विभिन्न रासायनिक स्पीशीज में उनके अनेक घटकों, परमाणुओं, आयनों इत्यादि को संलग्न रखने वाले बंध को ही हम रासायनिक बंध, आकर्षण बल या उसका बंधन या उसका प्रकार, अभी हम ये आगे भी देखेंगे कि उसके प्रकार क्या क्या है। अब ये बंध जो है इनके बीच में रह रहा है वो एक ही प्रकार का नहीं है, वो अलग अलग प्रकार के। इसके अलावा ये वो कौन से इलेक्ट्रॉन हैं जो इनको प्रेरित करते हैं आपस में बंधने के लिए? वह है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं और इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं लुईस और कोसेल की अवधारणा पर। परमाणुओं में रासायनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति उनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित है वह कैसे हैं? आपने परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझा है। जैसे कि आप पढ़ने जा रहे हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2 NP4। उसके P में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो
इसमें अब जो संयोजकता में भाग लेंगे वही है 4 इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वह भाग लेते हैं और बाकी जो होते हैं वह तो आंतरिक रूप से अंदर होते हैं और वह सुरक्षित रहते हैं, वह प्रायः जो है विन्यास ये रासायनिक आबंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने समझा, परमाणुओं में रासायनिक आबंध बनाने की प्रवृत्ति उनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। शून्य समूह के तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ns2 np6 होते हैं और इसको ही स्थायी विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉन द्वारा रासायनिक आबंध बनाने की व्याख्या के लिए कई प्रयास किए गए और लुईस ने 1916 में कौशल और लुईस ने स्वतंत्र रूप से संतोषजनक व्याख्या देने में वो सफल हुए। उन्होंने सर्वप्रथम संयोजकता की तर्कसंगत व्याख्या की। यह व्याख्या उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी। अभी हमने देखा कि केवल जो होता है प्रकृति में केवल अक्रिय गैस जो है वह एक स्वतंत्र परमाणु के रूप में विद्यमान रहती है। तो इनकी अक्रिय गैसों के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। यदि वे त्यागते और ग्रहण करने को तैयार नहीं है तब वो क्या करेंगे? तब वे साझा करते हैं। या तो दो, मतलब यह कंसेप्ट आप समझिए कि रासायनिक बंध यदि बनाना है तो एक परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा। जो त्याग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसको किसी को देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसके सामने लेने वाला भी तैयार रहे तो उसको वो ग्रहण करेगा। अब भैया त्यागने और ग्रहण करने की बात नहीं हो पा रही है तो क्या करें? तब वो साझा करते हैं। इसको हम उस तरह से समझते हैं कि आपने किसी से पैसे मांगे, उसने आपको उधार दिए, कोई काम करना है आपको, कोई बिजनेस करना है, तो एक ने आपको पैसे दे दिए और आपने पैसे ले लिए। यहां पर एक ध्यान देंगे आप, जो देता है उसके ऊपर आता है धन आवेश और जो लेता है उसके ऊपर आता है ऋण आवेश। अब आपने एक आइडिया दिया था कि भाई मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मैं कोई काम मोबाइल की दुकान शुरू करना चाहता हूं, तो किसी ने आपको उधार पैसे दे दिए, आपने ले लिए। जो देने वाला है उस पर धनावेश और लेने वाले पर ऋण आवेश आ जाता है। लेकिन इसके अलावा उसने कहा भैया तुम मोबाइल की शॉप खोल रहे हो तो इसमें मुझे पार्टनर बना लो, तो वो साझा हो गया। तो वास्तव में जो दो तरीके हैं, रासायनिक बंध बनने के दो तरीके हैं, या तो एक मतलब लेने और देने की प्रक्रिया हो जाए या फिर उसमें साझे की प्रक्रिया हो जाए, तो पार्टनरशिप या लोन की प्रक्रिया। इस कारण रासायनिक बंध का वह निर्माण करते हैं। यदि वे साझा नहीं करते हैं तो इस प्रकार रासायनिक बंध का वह निर्माण करते हैं। अब लुईस ने एक स्ट्रक्चर दी है। लुईस ने जो समझाया था वह इस प्रकार से था। यहां पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित किया है। यहां पर आपने आवर्त सारणी पढ़ी है। यहां पर लगभग 20 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को, जिनके परमाणु क्रमांक कितने 20 हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और नीचे पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 परमाणु क्रमांक तक के तत्व हैं। और यहां पर आप देखोगे कि पहली लाइन में आप देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके बाहर केवल एक बिंदी लगी हुई है। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में 2-2 बिंदियां बाहर लगी हुई है। बोरॉन और एल्यूमिनियम में 3 बिंदियां, एक साइड में इस तरफ, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड और एक ऊपर लगी हुई है। और ये कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सिलिकॉन में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है और सल्फर में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद लास्ट वाला हीलियम, नियॉन और आर्गन, इसमें सब में 8-8 इलेक्ट्रॉन है।
अब यहां पर इन्होंने ये जो भी लुईस किसी अणु के बनने में परमाणुओं के केवल बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में हिस्सा लेते हैं, ये उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आंतरिक कोश इलेक्ट्रॉन अच्छी प्रकार से सुरक्षित रहते हैं तथा सामान्यतः संयोजन प्रक्रिया में वह सम्मिलित नहीं होते हैं। ये जो लुईस थे ये अमेरिकी रसायनज्ञ थे और इन्होंने इनको निरूपित करने के लिए सरल संकेतन को प्रस्तावित किया। इनको लुईस सिंबल, लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं, जो आपके सामने प्रदर्शित है। अब इन लुईस स्ट्रक्चर का महत्व क्या है? प्रतीक के चारों ओर उपस्थित बिंदुओं की संख्या परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। यह संख्या तत्व की सामान्य अथवा समूह की संयोजकता के परिकलन में सहायता देती है। ये आपको पता चल रहा होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में पहले वर्ग के हैं तत्व और इनके अंतिम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तत्व की समूह संयोजकता या तो लुईस प्रतीक में उपस्थित बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है या 8 में से बिंदुओं अथवा संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को घटाकर इसे परिकलित किया जा सकता है। अब रासायनिक आबंधन के संबंध में कौशल ने निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। वह क्या थे, वह एक बार आप समझने की कोशिश करेंगे। परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में अक्रिय विन्यास को प्राप्त करना चाहते हैं, अतः अष्टक प्राप्त करने हेतु परमाणु का इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है अथवा साझा करता है। इसके पहले थोड़ा सा हम अष्टक नियम में की सीमाएं थी, इसमें मैंने कुछ बिंदुओं को यहाँ प्रदर्शित नहीं किया है। मैं इसको आपको ये जो कुछ नोट्स पढ़ के बता रही हूँ, इसमें से आप नोट करेंगे। आवर्त सारणी के उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले हैलोजन अथवा उच्च धनात्मकता वाले क्षार धातु एक दूसरे से उत्कृष्ट गैसों द्वारा पृथक रखे गए हैं। हैलोजन परमाणु से ऋणायन तथा क्षार से धन आयन का निर्माण, हैलोजन परमाणुओं से ऋणायन और क्षार परमाणुओं से, जो पहले वर्ग में रखे गए ये क्षार है, तो ये हैलोजन जो है यह ऋणायन का निर्माण करते हैं और जो क्षार धातु है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यह धन आयन का निर्माण करती है। हैलोजन परमाणु से ऋणायन तथा क्षार से धनायन निर्माण संबंधित परमाणुओं द्वारा क्रमशः एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार निर्मित ऋणायन तथा धनायन उत्कृष्ट गैसों के स्थायी विन्यास को प्राप्त करते हैं। उत्कृष्ट गैसों में बाह्यतम कोश का 8 इलेक्ट्रॉन NS2 NP6 विशेष रूप से स्थायी होता है। हीलियम इसका अपवाद है। जनरली अष्टक प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इसको हम अष्टक नियम कहते हैं। और इसमें ये जो शून्य समूह के तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन NS2 NP6 होते हैं और इसको ही हम स्थायी विन्यास कहते हैं। ऋणायन तथा धन आयन वास्तव में स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा स्थायित्व ग्रहण करते हैं और स्थिर विद्युत आकर्षण को हमने विद्युत रासायनिक बंध कहा था। अब लेकिन अष्टक नियम में कुछ सीमाएं रह गई थी, कुछ वो चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वह कौन से बिंदु हैं वो आप देखेंगे। किसी तत्व की सहसंयोजकता 4 से अधिक नहीं हो सकती, परंतु देखा कि कुछ यौगिकों में सहसंयोजकता जो थी वह 4 से अधिक थी। अभी आपको मैंने बताया कि धनायन और ऋणायन द्वारा जो बंध बना वह विद्युत रासायनिक बंध कहलाता है और जो साझे के द्वारा बंध बनेगा वह क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध जो है, सहसंयोजकता जो होती है वह क्या होती है, 4 से अधिक नहीं हो सकती, परंतु कुछ यौगिकों में क्या हुआ, सहसंयोजकता 4 से अधिक थी। तो उन्होंने अब देखा कि भाई ये तो कह रहे थे कि या तो विद्युत संयोजक बंध बनेगा या सहसंयोजक बंध बनेगा और सहसंयोजकता को 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इस नियम का अपवाद हो गया। दूसरा, अष्टक नियम के अनुसार स्थायी यौगिक के लिए अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना
चाहिए, किंतु कुछ यौगिकों में 8 से कम या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर भी वह स्थायी होता है। तो यहां उन्होंने एक बात कही थी कि जो आंतरिक कोश इलेक्ट्रॉन थे वह अच्छी प्रकार से सुरक्षित थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि आंतरिक कोश इलेक्ट्रॉनों ने भी यौगिक बनाने में पार्टिसिपेट किया। अब ये यहाँ पर एक उदाहरण है कि 8 से कम इलेक्ट्रॉनिक वाले विन्यास जो कुछ हैं वो SF6 है, BF3 और PCl5 है, जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन SF6 में होते हैं। इसकी संरचनाओं को आप किताब में आपके दिया हुआ है, ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर भी स्थायी है और BF3 और PCl5 में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने पर भी वह स्थायी है। अब इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट हमारी जो है कि रासायनिक बंध के प्रकार किस प्रकार से हैं। हमने अभी जैसे प्रकार आ रहे थे कि 2 प्रकार मैंने आपको बताया कि विद्युत संयोजक बंध होता है और सहसंयोजक बंध होता है। तो रासायनिक बंध के प्रकार 2 प्रकार से हम समझेंगे, आंतरिक परमाणविक बंध और अंतर आणविक बंध। अब अंतर परमाणविक जो बंध है वह 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत संयोजक और सहसंयोजक। आप कई जगह क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि रासायनिक बंध जो बंध होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ मैंने इसको एक अलग क्लासिफिकेशन तरह से बांटने की कोशिश की कि विद्युत संयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध है, और सहसंयोजक बंध का विशेष प्रकार जो है वह है उपसहसंयोजक बंध। इसको विशेष प्रकार इसलिए कहा है कि हमने देखा कि सहसंयोजक बंध में एक देने वाला एक इलेक्ट्रॉन का देता है और दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो साझे से सहसंयोजक बंध बनता है। जबकि उपसहसंयोजक बंध में क्या होता है, ये अभी हम आगे समझेंगे भी कि इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एक ही परमाणु शेयर करता है। विद्युत संयोजक बंध, इसे रासायनिक बंध भी कहते हैं। ये परमाणु के मध्य के इलेक्ट्रॉन से स्थानांतरण से बनते हैं। इस बंध के बनने में विपरीत आवेशित आयन बनते हैं जो एक दूसरे को प्रबल विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बांधे रखते हैं। इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। सोडियम था, इसने एक इलेक्ट्रॉन, ये जो दिया हुआ है यहां पर शो कर रहे हैं हम इस एक इलेक्ट्रॉन को, जो बिंदु के रूप में लुईस संरचना में दिखाया गया था। एक बिंदु था तो उसने अपने उस एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8, जो कि एक अक्रिय गैस के समान होगा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये किसने ले लिया? क्लोरीन ने ले लिया, और इसके ऊपर एक ऋण आवेश आ जाएगा और इस तरह NaCl का निर्माण होगा। NaCl जो होता है वो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड, इसको हम नमक मतलब भोजन का महत्वपूर्ण पार्ट है। सोडियम क्लोराइड वह किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना, ये आपने देखा। इसके बाद हम आते हैं सहसंयोजक बंध पर। 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा बना बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। अभी हमने यहाँ देखा था, मैंने कहा था यदि आप H2 नहीं लिखोगे तो मैडम आपकी कहेगी कि आपने इसको गलत लिखा है। हाइड्रोजन को हमको H2 से रिप्रेजेंट करना होता है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के मध्य में सहसंयोजक बंध बनता है। ये 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन का ये एक परमाणु और एक ये दूसरा परमाणु, और ये इन्होंने आपस में सहयोग किया और हाइड्रोजन का अणु बनाया, ये H2 बना है। ये क्या बना है? H2। और इसको हम बोलते हैं ये साझे का जोड़ा जो है ये 2 बीच में रहता है। यहाँ पर वेन डायग्राम टाइप का इसको शो करते हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल बीच में आते हैं यहाँ पर, और इस तरह ये सहसंयोजक बंध बना। अब हम देखते हैं कि परमाणु बंध बनाने के लिए बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन देते हैं। साझा करने वाले दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात अधातु परमाणु होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जोड़े पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार रहता है। यह सहसंयोजक बंध में है, जो बीच में जोड़ा है उस पर। अब ये एक उपसहसंयोजक बंध किस प्रकार से बंधते हैं? 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से बनने वाला, जिसमें साझे के
इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है उपसंयोजक बंध कहलाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन N2O5। जो लुईस संरचना में जो कमियां रह गई थी उसको यहाँ पर उपसंयोजक की डेफिनेशन, उपसंयोजक बंध के द्वारा डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर अब आप ये देखेंगे कि ये जो ये है ऑक्सीजन, ये ऊपर वाला ऑक्सीजन है, इसमें ये 1 2 3 4 5 6 और ये 2 रेड दिए, तो इसको पूरा गिनेंगे तो ये 8 हो गए। अब यहां पर हम देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, ये हो गए 7 8, तो इसका पूरा, इसके पूरे इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो ये 8 हो गए। और यहां पर 1 2 3 4 5 6 और ये 2 लाल वाले, ये 2 1 2, तो ये पूरे 8 हो गए इसके। और यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके भी पूरे 8 हो गए। और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये पूरे 8 हो गए। लेकिन इन कारणों से इसके ऊपर ये आंशिक, ये ऋण आवेश आ जाता है, क्योंकि इसको तो आवश्यकता ही नहीं थी। यहां पर उसके पास कितने थे? 1 2 3 4 5 6 थे, और ये इलेक्ट्रॉन का एक पूरा का पूरा जोड़ा किसने दिया? इसको नाइट्रोजन ने दिया, और इसके कारण नाइट्रोजन पर कितना आ गया आवेश? धन आवेश आ गया। अब नाइट्रोजन के आप इलेक्ट्रॉन यदि जोड़ेंगे, गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये वाले जो दोनों जोड़ेंगे हम, 1 2 काले वाले दोनों, 3 4 5 6 और ये एक लाल और एक काला, ऐसे पूरा ये। अब जब यहां हम पूरे इसका N2O5 का स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो पूरा इसमें बैलेंस दिखेगा आपको कि सब जगह 8-8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु जो है वह दाता और बिना, मतलब यहाँ पर ये आप ये देख रहे हो, इसको ये नाइट्रोजन जो है वो डोनर है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एक्सेप्टर है। तो इलेक्ट्रॉन के जोड़ा देने वाला परमाणु जो होता है वह दाता, और बिना इलेक्ट्रॉन दिए साझा करने वाला परमाणु जो होता है वह ग्राही कहलाता है। इस बंध को तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब कुछ बॉन्ड पैरामीटर है, इनकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और परीक्षा में अवश्य आती है। बॉन्ड पैरामीटर्स हैं ये, इनको इनके द्वारा हम कई चीजों का कैलकुलेशंस करते हैं। तो आबंध लंबाई सबसे पहला एक बॉन्ड पैरामीटर है, यह है आबंध लंबाई। बंध बनाने वाले परमाणुओं के नाभिक के मध्य की दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। आबंध लंबाई का मापन सामान्यतः पिकोमीटर में किया जाता है। पिकोमीटर जो है वह है 1 pm = 10 की घात ऋण 12 m इसमें व्यक्त करते हैं। आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारणों से आबंध की लंबाई जो होती है, वो जो हमने कैलकुलेट तो की है लेकिन वो कैलकुलेशन में वेरिएशन आएगा। उसका कारण क्या है? परमाणु का आकार, आबंधों की बाहुलता, मल्टीपल बॉन्ड। आपने कुछ अभी तक देखा था सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बनते हैं। और इसके अलावा संकरण का प्रकार। अब ये संकरण क्या है इसको समझेंगे हम आगे जब हम वीबीटी पढ़ेंगे, और खासकर हम इसको संकरण को बहुत इंपॉर्टेंटली कार्बनिक रसायन में समझेंगे। अब इसके बाद है एक आबंध कोण। यौगिक या आयन में उपस्थित दो निकटतम बंध के मध्य स्थित कोण को आबंध कोण कहते हैं। आबंध कोण को डिग्री में, आपको पता है कोण हमेशा डिग्री में व्यक्त करते हैं, तो इसको डिग्री में व्यक्त करते हैं। अब आते हैं हम आबंध एंथैल्पी पे। गैसीय स्थिति में दो परमाणुओं के बीच विशिष्ट आबंधों के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मतलब उसको एक मोल को हम वापस जो है उनके दो परमाणु के जो बीच में आबंध बना हुआ है उसको हम ब्रेक करेंगे, और उसके लिए हमको जितनी आवश्यक ऊर्जा लगेगी उसको ही हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इसका मात्रक है किलोजूल प्रति मोल। एक मोल किसी भी यौगिक का तत्व का एक मोल, उसके लिए इसका कैलकुलेशन होता है। आबंध कोटि। सहसंयोजक आबंध की लुईस व्याख्या के अनुसार किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य आबंधों की संख्या उसकी आबंध कोटि कहलाती है। अनुनाद
बुनियादी संरचनाएं, ये भी बहुत ये सबसे ज्यादा आपको समझ में आएगा बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बहुत आसानी से आप बेंजीन की संरचना द्वारा समझ पाएंगे। ये क्या होता है, जब किसी अणु को केवल एक लुईस संरचना द्वारा निरूपित नहीं किया जा सकता तो समान ऊर्जा नाभिकों की समान स्थितियों तथा समान आबंधी एवं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों वाली कई संरचनाएं कोनोनिकल संरचनाओं के रूप में लिखी जाती हैं, उनको अनुनाद संरचनाएं कहते हैं। आबंध प्राचाल की प्रायोगिक गणना एवं परिणामी गणना में अंतर होने के कारण अन्य कई सिद्धांत सामने आए। अभी हमने जो बॉन्ड पैरामीटर देखे और हमने देखा कि कुछ चीजें थी जो उसको इफेक्ट कर रही थी, प्रभावित कर रही थी, जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे कि परमाणु का आकार, आबंधों की बाहुलता और संकरण का प्रकार। इसके कारण कैलकुलेशन और जो वास्तव में जो हमने एक्सपेक्ट किया और जो कैलकुलेट किया उसमें अंतर आया, तो इसको सॉल्यूशन, इसका हल देने के लिए अन्य थ्योरी सामने आई। वो विशेष रूप से सहसंयोजक बंध के लिए थी, तो वो थी एक VSEPR थ्योरी। यह क्या थी, इसके मुख्य बिंदु आप नोट करेंगे। सहसंयोजक अणुओं की आकृति को समझने के लिए सिज्विक और पावेल ने एक सिद्धांत दिया जिसमें गैलेस्वी और नाइहोम ने कुछ संशोधन